मॉर्निंग, बैठ जाइए। नया अध्याय आज शुरुआत होगा हम लोगों का। यूनिट 3 ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। गप नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म, ध्यान दीजिएगा। युग्म न जोड़ा, युग्म न जोड़ा। एट फर्स्ट तो इसको हम रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो है युग्म, युग्म ने जोड़ा, पेयर, PAIR, पेयर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेन नहीं चल रहा है जी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्या करूं? ब्लैक पेन देखो, चलो चालू करो। तो रैखिक समीकरण पहले है क्या, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण फिर क्या है, फिर युग्म क्या है, इसको पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। ध्यान दीजिएगा, इस हेडिंग को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज तो हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट तक मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसके बाद आप सिलेबस में आएंगे। पहले यहां समझिए, इस अध्याय को समझिए। 2 चरों, चर हम लोग जानते हैं XY Z ABCD, ये सब कुछ चर कहते हैं ना। 2 चर उसमें रहे, XY रहे, UV रहे, ST रहे, कोई भी 2 चर रहेगा, कोई दिक्कत। PQ रहे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ है घात जो है, चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चर कितने प्रकार के होना चाहिए? 2। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे 2 चरों वाले समीकरण, रैखिक समीकरण कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था AX + BY + C बराबर 0। और इसमें ये भी पढ़े थे कि A और B ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। A = not 0, B = not 0। कहिए क्यों? अगर ये 0 हो जाएगा तो चर ही गायब हो जाएगा, एक चर वाला बन जाएगा। अगर B 0 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो AX + Y 0 × Y + C बराबर 0, अर्थात हो जाएगा AX + C, ये तो 0 बन गया, बराबर 0। तो हम इसको रैखिक समीकरण कह देते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे कि नहीं। तो इसलिए बाउंडेशन लगा दिया जाता है कि A और B जो है 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास में यहाँ है रैखिक समीकरण नहीं है, बल्कि रैखिक समीकरण युग्म। युग्म ना जोड़ा, युग्म ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन, 2 समीकरण अगर रहेगा तो निकालना आसान है, ठीक ना। तब क्या करेंगे हम? ज्यामितीय विधि से भी निकाल सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण 1 to 9th क्लास में है, यहाँ युग्म है, मतलब जब भी रहेगा आपको जोड़ा के रूप में। रैखिक समीकरण युग्म 10th क्लास में जब भी रैखिक समीकरण रहेंगे 2 चर वाले, वो कैसे रहेंगे? युग्म में, यानी कि जोड़ा रहेगा। चाहे वो शाब्दिक रूप में रहेगा, भाषा वाला क्वेश्चन भी है तो उसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो 2 समीकरण ही बनेगा, और 2 बनेगा, दोनों 2 चर वाला बनेगा। बात बुझे? और उसको आपको बनाना भी है 2 चर में हमेशा। और 2 चर में जब भी बनेगा समीकरण कितना बनेगा? 2। आप ध्यान रखिएगा, समीकरण कितना बनेगा? 2। तब उसका सॉल्यूशन होगा 2 विधि से, एक तो ग्राफीय विधि से, दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय विधि से। पहला होगा ग्राफीय विधि से, फिर ज्यामितीय विधि से। दोनों विधि से क्या करेंगे बताऊंगा अभी पहले यहाँ समझिए। तो ये तो 9th क्लास का याद दे रहा है। 10th क्लास में रैखिक समीकरण युग्म को का मानक रूप हम कैसे लिखेंगे? तो इसी के तर्ज पर 1 1 लगा देंगे इस तरह। A1, जरा इसको साफ कर लो बेटा। तब रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप 10th क्लास में जो हम लोग लेंगे कैसे? इस तरह। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 तो चूंकि जोड़ा लगेगा, A1x कर दीजिए, जोड़ B1y कर दीजिए, जोड़ C1 बराबर 0।
एक समीकरण हो गया, और यहाँ पढ़ना है युग्म। दूसरा को लेंगे a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। ये दोनों है दो समीकरणों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप। क्या इसको कहेंगे? मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? और इसमें कंडीशन होगा कि a1 b1 0 नहीं होना चाहिए, a1 इक्वल टू नॉट 0, b1 इक्वल टू नॉट 0। इसमें भी कहेंगे a2 इक्वल टू नॉट 0, b2 इक्वल टू नॉट 0, c0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसी को एक और अलग रूप में लिखा जाता है जो कि आप नहीं जानते होंगे, ठीक ना। आप पढ़े भी होंगे तो आप ओझल होंगे, आप इस पर गौर कभी नहीं किए होंगे कि ये क्यों ऐसा लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े होंगे आप कि इसी को लिखने का एक और तरीका है कि a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, बस इतना को वो हम कह सकते हैं। इसके बदले में हम कह सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। ये दोनों एक ही चीज है। ये दो बार लिखिए या एक बार लिखिए, अब प्रश्न है कि कैसे एक ही चीज है ना। ये तो आप रट भी लेंगे, लेकिन आपको समझना है कि ये कैसे है। तो मैं बता दूं क्या है कि जैसे ये -4x है प्लस 4y है प्लस 5 है बराबर 0। पहला समीकरण को हम इस तरह ले लिए। दूसरा को हम लिखते हैं 6x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ a1 और a2 क्या है? अगर दोनों समीकरण को तो a1 तो 0 नहीं है, a1 इक्वल टू 0 है नहीं है, a2 इक्वल टू 0 हुआ, सॉरी b1 जो है 0 हुआ नहीं है। लेकिन दोनों समीकरण अगर जोड़ दे a1 प्लस b1 क्या इक्वल टू नॉट 0 होगा? देखें जरा सा, a1 का मान कितना है प्लस, फिर b1 का मान कितना है, क्या इक्वल टू नॉट 0 हुआ? 0 0 हो गया, बराबर 0 नहीं हो गया। तब क्या करेंगे, एक बात मैं करूं, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। ध्यान देना, दोनों को क्या करेंगे तो a1 पर स्क्वायर जोड़ b1 पर स्क्वायर नॉट इक्वल टू कितना, 0 पर स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा ना। अब मान रख के देखो तो -4 पर स्क्वायर जोड़ 4 पर स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, अर्थात ही देखिए ये 16 16 32 हो जाएगा। 32 0 बराबर हुआ नहीं ना हुआ? तो ये कंडीशन बिल्कुल सही हुआ ना। किसका मतलब है कि हम दो लाइन लिखने के बदले में, चूंकि ये 5G का ज़माना है, ठीक ना, पूरा दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है, इसलिए फास्ट लेखन कला भी फास्ट थोड़ा होना चाहिए, ठीक ना। कि ये दो बार लिखने के बजाय हम एक बार ऐसे कर दें कि दोनों का वर्ग भी जोड़ के 0 नहीं होना चाहिए, तो भी सत्य होगा। कभी भी अगर a1 a2 और b1 0 नहीं होगा, दोनों का वर्ग का योग भी 0 कभी नहीं होगा। अब किसी भी हिसाब में करके देखिएगा, कारण समझे, क्योंकि वर्ग करेंगे अगर बराबर भी है, a1 b1 बराबर भी है और चिन्ह विपरीत है, तो सीधा जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तब तो ये कंडीशन हम ये जो है पैटर्न डिराइव कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में देखिए 0 हो जाता है a1 b1 जोड़ के। लेकिन ये केस अगर हम कह देते हैं तो दोनों के बदले में एक ही लाइन लिखेंगे और हमारा काम वही हो जाएगा कि a1 b1 0 नहीं होगा तभी ये होगा, a1 और b1 जो है 0 नहीं होगा तभी ये बराबर 0 नहीं होगा। बात बुझे? थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, बात समझ में आया आपको कि a2 b2 अगर ये दोनों अंक अलग अलग है तब तो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर सेम और अलग अलग चिन्ह का है, जैसे यहाँ मैं लिया, तो अगर हम दोनों के बदले में ये दो बात लिखने के बजाय हम कह देते सीधे कि a2 प्लस b2 इक्वल टू नॉट 0 भी कह सकते हैं, तो क्या ये सत्य होता? 6 जोड़ दीजिए और -6 जोड़िए, क्या 0 नहीं होगा? ये तो 0 हो गया, तो ये कहना गलत ना हो गया। लेकिन स्क्वायर करके जोड़िए, देखिए दोनों बात, ये कथन देखिएगा एकदम सत्य हो जाएगा। 6 पर स्क्वायर जोड़ -6 पर स्क्वायर, क्या ये 0 होगा? नहीं होगा जी। इसीलिए ये दो लाइन लिखने के बजाय ये भी लिख देंगे तो एक ही चीज हुआ। इसका भी भाव वाक्य a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी अर्थ हुआ a2 b2 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज़ सही होगा।
बात समझे कि ये दो लाइन लिखने के आलस से, ये दो लाइन को छोड़ने के लिए ये लाइन भी लिख देंगे तो काम चलेगा। अभी मैं आपको शुरू बता रहा हूँ, अभी हिसाब नहीं बता रहा हूँ। ये बात समझे, ये समीकरण समझे कि ये दो मानक रूप हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और मानक रूप में क्या हुआ कि a1 और b1 जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं तब भी सही है, अगर ये आप लिख देते हैं तब भी सही है। और दोनों क्यों सही है कारण में बता दिया, यहाँ उदाहरण लेके, कोई दिक्कत। दूसरा समीकरण के लिए लिख देंगे a2 इक्वल टू नॉट जीरो, b2 इक्वल टू नॉट जीरो, या तो आप a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो भी कर देंगे तो एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में एक ही लिखना है। समझ में आया? चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं, जरा साफ कर लो। ये दो समीकरण हुआ जहां a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो, a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो। ये भी कंडीशन हम बता दें कि a b जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? है b2 स्क्वायर है, हाँ ये जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि a2 और b2 जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी क्या बता रहा है, ये बता रहा है a1 और b1 जीरो नहीं होना चाहिए। कारण समझे कैसे बताया? अब ये रैखिक समीकरण भी है क्योंकि घात एक है और दो चर भी है। अब इसको हल कैसे करेंगे? 10th क्लास में हल करने का डबल मेथड है, ठीक ना? हल का तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हल दो विधि से होगा, एक तो हो जाएगा आपका ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, और दूसरा होगा ज्यामितीय विधि से, ज्यामितीय विधि। कोई दिक्कत? ज्यामितीय विधि को क्या कहेंगे? सॉरी, ज्यामितीय विधि ग्राफीय विधि एक ही है, उसको मिटाओ रे। ज्यामितीय विधि, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक ना? इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, और ये हुआ ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक ना? ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करके बनाएंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल मेथड कराया। और क्या ज्यामिति बनेगा, उसमें त्रिभुज बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, कुछ ग्राफ बन जाएगा, वो फिगर देखेंगे ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, इसलिए इसको ग्राफ कॉपी पर बनाते हैं। ग्राफीय विधि है, ज्यामिति का रूप लेगा, वो त्रिभुज चतुर्भुज ऐसा करके बन जाएगा फिगर जब ग्राफ खींचेंगे, तो इसलिए ज्यामितीय विधि है, ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करेंगे। तो ये दोनों एक ही है। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या है? अब आप समझिएगा, हल जो करेंगे ग्राफीय विधि में, तो ग्राफ अगर दो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे आता है, मैं 9th क्लास में बताया था आप लोगों को, मैं याद दिला देता हूं थोड़ा सा, कि कोई भी समीकरण का ग्राफ जब सरल रेखा प्राप्त होता है तभी उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समीकरण का ग्राफ जब सरल रेखा आता है तब उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। और ये तभी संभव है जब चर का घात एक हो, एक घात वाला चर होगा तो उसका जब भी ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा होगा। सरल रेखा के कारण ही इस समीकरण का नाम है रैखिक समीकरण। बात बुझे? और अगर द्विघाती रहता ना तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। बात बुझे? इस टाइप का हो जाता है। त्रिघाती का और पेचीदा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो रैखिक तभी नाम हुआ क्योंकि इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ जब भी होगा सरल रेखा होगा। ये तो आप याद आया 9th क्लास कि किसी भी ग्राफ को हम खींचते थे ग्राफ के कॉपी में, जब सरल रेखा प्राप्त होता था इसलिए उसको बोलते थे कि ये रैखिक समीकरण है। 9th क्लास में कोरोना में इफेक्टेड थे आप लोग? क्या पूरा पढ़े थे ना? हाँ ठीक। उसके बाद देखिए, तो दोनों समीकरण का ग्राफ, हमको टॉपिक का ही नाम था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, कि जब भी क्वेश्चन इस यूनिट 3 में मिलेगा हमको तो दो समीकरण मिलेगा और सरल करने कहेगा। तो ग्राफ जब दोनों समीकरण का हम खींचेंगे तो दो सरल रेखा प्राप्त होगा। तो सरल रेखा किस तरह हो सकता है? ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा हमारा ऐसे दिख सकता है अगर खींचेंगे तो एकदम पैरेलल, या तो क्या हो सकता है एक बार कट जाए कहीं,
या क्या हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए? क्या इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है क्या? और कोई कंडीशन नया हो सकता है? आप समझिएगा क्या मैं बोला कि दोनों रेखा जब खींचेंगे या तो वो पैरेलल हो जाएगा, या प्रतिच्छेद कर जाएगा, या दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। ठीक ना? ये दोनों है तेरे संग मैं मर जावा, तेरे संग मैं मर जावा। ठीक ना? हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना, ये दोनों एक दूसरे को भूलने वाला नहीं है। ठीक, तो भूलेगा नहीं तो मिलेगा, संग होगा जीवन में तभी तो नहीं भूलेगा। संग किस तरह से होगा? या तो दोनों क्रॉस सेक्शन संग होगा, लव मैरिज शादी करता आदमी तो कोई प्रेम संबंध बना लिया, शादी कर लिया, दोनों साथ में मिल गया, जीवन भर बिता दिया। या तो क्या होता है फिर कि प्रेम किया, उसके बाद लड़के धोखेबाज मिल गया या लड़की धोखेबाज मिल गया, बस एक बार प्रेम करके दोनों अलग हो जाता है। ठीक ना? लेकिन संग हुआ जीवन में, क्या हुआ? पहले जैसे कि लड़का लड़की अगर प्रेम करता है एक दूसरे को निछावर जीवन कर देगा, पूरा जीवन निछावर कि तुम्हारे लिए तो मैं जान दे दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, चंद्रमा ला दूंगा, सूरज ला दूंगा, तो धरती को उठा दूंगा। लेकिन धोखेबाजी भी होता है दुनिया में। अब फेसबुक का जमाना है, आप लोग सब टैलेंटेड होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ट्रेंड होगा, वेल ट्रेंड आप लोग जरूर होंगे इसमें, कि ये जो है दोनों जीवन में एक बार मिला, उसके बाद जा बेटा तू अल्लू अलग बैंगन फर्क, दोनों दुनिया जीने चला गया। एक बार संग, लेकिन संग हुआ, लेकिन संग क्या हुआ? और एक संग क्या होता है कि जैसे मिला दोनों, अज्ञानी भी थोड़ा सा कहा जा सकता है, या तो अति प्रेम भी कहा जा सकता है, शादी ब्याह कर लिया, जीवन भर अब हो गया, उसका नाम है जीवन साथी। संग संग चलूंगा, ये है एक बार संग हो या जीवन भर संग ही हो जाए दोनों, इन दोनों को बोल देंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण युग्म। और जो ये जब समान चलेगा दोनों इस तरह चलेगा, तब क्या होगा जानते हैं? एक दिन और एक रात का संबंध हो जाएगा। एक दिन और एक रात का संबंध दोनों साथ में कभी मिलेगा? नहीं मिलता है जी। एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधरिया योतिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो दोनों कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये संग कभी नहीं होगा, इसका नाम हो जाता है असंगत समीकरण। क्या नाम हो जाएगा? असंगत समीकरण। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कभी संग नहीं होगा महाराज, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों समीकरण जब कभी संग नहीं होगा तब इसका नाम क्या हो जाता है? असंगत, क्योंकि कभी संग नहीं होगा। बात बुझे? और ये हो गया क्या कि दोनों अलग अलग जीने वाला, दोनों सेपरेट जिंदगी जीने वाला। चलो अब दोनों का जिंदगी जो भी हो, अब इन दोनों का जिंदगी में जो घटना घटेगा, जबरदस्त से जबरदस्त घटना घटेगा, संगत समीकरण और असंगत समीकरण में। ठीक है, देखिए यहाँ अनेक संभावना दो तरह का है। अब ये संग संग चलेगा तब इतने ही नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ बाल बच्चा भी कुछ होना चालू होगा। नहीं होगा? बाल बच्चे होंगे अर्थात इसका हल होगा। ये भी है, इसका भी हल होगा, लेकिन एक ही बार मिला तो एक ही हल होगा। सीधी बात है, एक बार अगर मिले पति पत्नी जीवन काल में बेटा बेटी कैट हो सकता है, एक तो होगा। और ये जीवन भर मिलते रहेगा तो इसका क्या होगा? अनेकों अनेक हो सकता है। बस वही होगा, इसका हल जो होगा अनेकों अनेक होगा, अनेकों हल होगा। और इसका क्या होगा? एक हल होगा, मात्र एक हल होगा, उसका नाम है अद्वितीय हल। उसके जैसा आप दूसरा कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल, इसी को ऐसे लिखते हैं। हाँ यही है रे, आधा तो दो है और पूरा वो है सही का। ठीक ना? अद्वितीय हल है ये। ठीक ना? अद्वितीय हल, क्योंकि एक बार जीवन में एक बार संग किया तो एक ही बार ना संतान होगा, एक बार हल निकलेगा। और ये जीवन भर संग संग करते रहेगा, जीवन भर बुढ़ारी तक, मरते दम तक, कई अनेक। अगर हर एक संतान को माना जाए, हर एक शुक्राणु संतान में बदल दिया जाए तो कितना होगा उसका पता नहीं कर पाएंगे। ये अनेक हल, क्या हो जाएगा? ये अनेक हल, और इसका होगा एक हल। और ये बेचारा कभी जीवन में संग ही नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है असंगत समीकरण। इसका कोई हल ही नहीं होगा। यहां तक समझ में आया कि दो समीकरण युग्म जो होगा, हम ग्राफीय विधि से उसको देख सकते हैं आराम से, कि ग्राफ में उसका 3 चरित्र उभर कर खड़ा होगा। देयर विल बी 3 कैरेक्टर ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑन ग्राफ कॉपी, देन वी कैन सी इजिली 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पैरेलल, सेकेंड इंटरसेक्टिंग, एंड थर्ड कॉन्साइड, संपाती। ठीक ना? एक साथ मिलकर के चलने वाला।
अब ये जो होगा असंगत समीकरण कैसे पहचानेंगे? बिना हल किए, बिना ग्राफ खींचे अगर समीकरण दे दे तो पहचानेंगे कैसे? पहचानने का भी एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा कि आपको समीकरण दे दिया है, आप ग्राफ खींचेंगे तब ना पता चलेगा कि समांतर दोनों का हो गया, कि दोनों प्रतिच्छेद कर गया, कि दोनों जीवन भर चलने वाला संग संग चलने वाला हो गया। संपाती ना, संग होगा दो तरह, ये जीवन में एक ही बार संग हो और क्या होगा एक जीवन में अनेकों संग हो ना, हमेशा संगे संग रहे। तो हमेशा संगे संग जब रहता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। इसका नाम क्या हो जाएगा? और इसका नाम है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। और इसका नाम क्या है? समांतर। कोई दिक्कत? संगत का दूसरा नाम है कि एक दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे के साथ मिलना। देखिए ये जिंदगी जो है ना, आदमी जो जीवन में अकेला जीता है, जो अकेला जीता है मेरे जैसा, ठीक ना, तो उसको कम टेंशन होता है, फ्री माइंड से जीना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक ना। और अगर आप ब्याह कर लेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ब्याह नहीं करना सबको है, ठीक है, 2-3 भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं केवल एक दृष्टांत के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर ब्याह कर लेंगे तो जीवन में थोड़ा सा टेंशन होगा, ठीक ना। आश्रित होना पड़ेगा आपको कि लड़का लड़की पर, लड़की लड़का पर, यानी कन्या दूल्हा पर, दूल्हा कन्या पर आश्रित हो जाता है। बात समझिएगा, आश्रित हो जाएगा ना। और अगर एक ही बार मिलेगा फिर भी उसका बंधन, प्रेम बंधन बना रहता है, याद जीवन भर आदमी को रहेगा कि वो मिले थे, वो कोई था मेरे साथ में जीवन में मिला था, ठीक ना। तो ये जो है आश्रित हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है आश्रित समीकरण भी। संगत समीकरण को आश्रित समीकरण भी बोलते हैं। दीर्घी होगा ना रे, आश्रित समीकरण भी बोलते हैं। चलिए, तो आश्रित में सही का होगा, ठीक ना, कभी कभी मिस हो जाता है माइंड से। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन क्या है रे, बोलो रे बच्चा उधर दूर बोला। अद्वितीय हल का क्या अर्थ है? अद्वितीय हल का अर्थ होता है जैसे तू मेरा बेटा, सपोज दैट यू आर माई सन एंड आई कैन से दिस इज माई यूनिक सन, कि इसके जैसा आप कोई दूसरा नहीं है दुनिया में, ठीक ना, कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय है मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, अर्थात एक ही तो है। एक लड़का, मैं अभी एक जादू मारता हूँ, एक लड़का बना दूंगा, ठीक ना। उस लड़का को क्या रहेगा? उसका नाक रहेगा 2 हाथ का, ठीक ना, और उसका कान रहेगा 3 हाथ का, ठीक ना, उसका दांत रहेगा 3.5 हाथ का, और बाल उसका खड़ा रहे, एक एक करके बाल खड़ा रहेगा। बना दो? डरेंगे नहीं ना? लड़की लोग डरेगी रे, बेहोश हो जाएगी भाई, तुरंत बेहोश हो सकती है। मार दो जादू, हो कस को वो डरने लगी। नहीं बनाऊंगा, छोड़ो मत डरो। हाँ, क्या बता रहे थे मैं कि वो बना दिया तो आप क्या कहेंगे? इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यूनिक है ये, नहीं कहेंगे? अद्वितीय उसी को नाम कहते हैं कि उसके तरह दूसरा कोई ना हो, उसका नाम है अद्वितीय। तो इसका जो हल होगा ना वो एक ही ठो निकलेगा जोड़ा, ठीक ना। अब कुछ निकलेगा ही नहीं दुनिया में, इसलिए कहेंगे इसका कोई हल नहीं, इसलिए अद्वितीय है वो। कि 2 समीकरण जो आएगा, ये तो इसका लाइन का अर्थ क्या हो रहा है? सरल रेखा का अर्थ क्या? कोई समीकरण का ही रूप है ना, ये तो ज्यामितीय रूप है ना। कोई समीकरण हुआ होगा उसका ये ज्यामितीय रूप है, फिर और कोई समीकरण होगा इसका ये ज्यामितीय रूप है। तो एक समीकरण क्या युग्म होगा जिसमें जो मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु जो है वो एक ही बिंदु है जहां x का और y का मान होगा। ग्राफ कॉपी पर जब खींचेंगे उस समीकरण को तो दोनों ग्राफ ऐसे हो और दूसरा समीकरण ऐसे आते हुए कहीं मिल गया, इस जगह मिल गया, तो इस जगह x का मान क्या है, y का मान क्या है, जो भी नियामक इस जगह का x और y का मान, वही तो हल केवल है, अद्वितीय हल है, उसके जैसा आप कोई हल नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है अद्वितीय हल। तो ये संभव तब है जब प्रतिच्छेदी रेखा हो। और संग कभी क्या नहीं, लाइफ में रेखा अगर एक दूसरे से प्रतिच्छेदी कर दिया तो वो संग कभी क्या नहीं, संग हुआ ना। तो संग हुआ इसीलिए तो यहाँ हल निकलेगा ना, तो इसलिए उसका नाम है प्रतिच्छेदी। एक ही बार संग किया, एक बार एक दूसरे भेदन करते हुए पार हो गया। बात समझ आएगा। फिर है कि अगर दोनों हमेशा एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, समीकरण खींचेंगे, समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, दोनों समीकरण एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे कि हमेशा संगे संग है, जीवन भर वो संगे है ना, तो उसका नाम हो जाता है संपाती। क्या नाम हो जाता है? और ये भी संग हुआ था, संग हुआ ना, इसलिए संगत का ये भी अंग है। ये संगत कैसा है? हमेशा संग में पाने वाला संपाती। तुझे मैं संग में पाती हूं हमेशा,
मैं तुझे संग में पाती हूँ हमेशा, तू मेरा संपाती है, संपाती है। दोनों समीकरण एक दूसरे को संग में पाएगी, इसलिए संपाती। समझ में आया? ये दोनों संपाती, हमेशा संग में पाऊं इसलिए संपाती। और ये एक बार लाइफ में मिले इसलिए इसका नाम प्रतिच्छेदी, और इसका हल जो होगा एक ही बार होगा और अद्वितीय हल होगा। और दोनों संग हुआ इसलिए दोनों को संगत श्रेणी में लाते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ा, दो रेखा एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ा, इसलिए इसका नाम आश्रित समीकरण भी है। आश्रित कहो संगत को एक ही बात है, ये दो तरह का। आश्रित कैसा? तो एक बार जीवन में आश्रित हो या जीवन भर, एक बार होंगे तो प्रतिच्छेदी, और जीवन भर आश्रित ही हो जाएंगे तो उसका नाम संपाती। कोई दिक्कत? जीवन में एक बार आश्रित होंगे तब प्रतिच्छेदी, और जीवन में हमेशा दोनों एक दूसरे पर आश्रित रह जाए तब। तो आश्रित समीकरण युग्म कितने प्रकार के? कौन कौन? और जो पैरेलल समांतर समीकरण अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? असंगत। ये कभी संगे नहीं होगा तो इसका नाम है असंगत। इसको कोई बाल बच्चा नहीं, सब असंगत ये है, कोई हल नहीं होगा, इसका हल भी नहीं होगा। बात समझे? इसका कोई हल भी नहीं होगा। फिर तुम लोग समझ रही है? तू लोग समझ रही है? बैकजन वो क्या कहते हो, फ्लाइंग ओवर पर जो बैठी है, समझ रही है? तो बोलो ना, कोरोना खत्म हो गया, आप जोर से बोलो ना, हवा भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बोलो तो असंगत और संगत में भेद यही हुआ कि असंगत ऐसे समझिए जीवन में कभी संगे नहीं हुआ तो इसका बाल बच्चा क्या होगा? तो इसका संतान नहीं होगा, हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर चलने वाला है। बात समझ रहे हैं? बच्चा नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं सब बात, मुझे मालूम है। 35-40 साल उम्र आप लोग का हो गया है। इसको कहेंगे कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका हल होगा कैसा होगा? तो एक ही होगा हल, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? और जब दोनों जीवन भर एक साथ में रह जाते इसका क्या हल होगा? आप अनुमान लगाइए। अनेक हल। हाँ बोला जाए महाराज। तुरंत तुरंत 1 मिनट महाराज। अब देखो बच्चा का अविरोधी शब्द एक ठो आता है, ठीक ना? एक भी शब्द अविरोधी आ जाएगा, हालांकि वो एक्सरसाइज में जाते तो पता चल जाता है, ठीक ना? क्योंकि एक्सरसाइज में वो जाने के बाद पता चलेगा, और 100% क्लियर हो ही जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक ना? अविरोधी का अर्थ क्या होता है? अब मैं बता रहा हूँ विरोध कौन करता है। एक बाबूजी को 4 बेटा, चारों विरोध करेगा कि नहीं? जगह जमीन घर द्वार के लिए। अगर बाबूजी को एक ही बेटा हुआ तो कोई विरोध होगा? अविरोधी कौन हो सकता है आप बताइए? बेटा इसको तो बेटा बेटी होगा ही नहीं, विरोध क्या खाक करेगा कोई? अब इसमें विरोध होगा और इसमें तो विरोध होने वाला देरी हो जाएगा ना, होगा तो विरोधी हो जाएगा, लेकिन इसमें विरोध होगा? इसमें एक ही तो हले होगा, इसलिए अविरोधी इसको कहते हैं। इसका कोई विरोध करने वाला भाई नहीं है, बहन नहीं है, ठीक ना? इसलिए इसके हल को अविरोधी हल भी कहते हैं, अविरोधी। कोई दिक्कत? अब आपका सारा कहानी खत्म हो गया। मैं एक चीज और बता रहा हूं कि हमारे पास समीकरण दे दिया हो, समीकरण का ग्राफ भी नहीं खींचेंगे तब भी हम कैसे पहचान ले कि ये समांतर है, ये अद्वितीय है, ये क्या कहते हैं संपाती है? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर है और ये हमारा प्रतिच्छेदी है, ये आश्रित है? थोड़ा साफ सुथरा से लिख लो एक बार। रुको, देखिए मैं फ्रेश से फिगर फिर बना दिया क्योंकि वो गिजा गया था आपको समझाने में। ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि से ये देखा गया है कि जब 2 समीकरण युग्म दिया रहे उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समांतर हो जाएगा, और जैसे ही समांतर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि असंगत है, ये कभी संग नहीं करेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? और मैं क्या बताया और क्या मैं बताया कि जब ये दोनों एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद कर दे तो उसका नाम प्रतिच्छेदी है, और एक बार जीवन में काटेगा तो इसको हल कितना होगा? एक हल होगा। उसका कोई विरोध करने वाला भाई बहन है? नहीं है, अविरोधी भी उसको कहेंगे। अर्थात इसका जो हल होगा क्या होगा? हल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी को अविरोधी हल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये है संपाती। इसका कितना हल होगा? अगर दोनों जीवन भर संगे संग चले, एक दूसरे के ऊपर ही चले जीवन भर, तो क्या कितना हल होगा बताइए? अनेक हल होगा ना। कितना हल हो जाएगा? अनेक, अनेक हल।
अब प्रश्न मेरा था ये कि दो समीकरण दे दिया जाए रहे और ग्राफ कॉपी भी नहीं रहे, ग्राफ खिंचा हुआ नहीं रहे, और हमको डायरेक्ट पहचानना है कि वो समांतर रेखा युग्म हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती होगा। तो सिंपल इसका तरीका है कि समीकरण आपको मानक रूप में है कि नहीं एक बार देख लेना है। अगर मानक रूप में है ठीक है, नहीं तो पहले मानक रूप में बदल दे। जैसे कि मानक रूप क्या होता है मैं समझा दूं। 2x प्लस 4y बराबर 5, क्या ये मानक रूप में है? नहीं है। मानक रूप बता रही है कि हमारा कांस्टेंट, ये जो अचर पद है ये भी इधर होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए। एक बार इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे 2x - 4y - 5 = 0 हो गया मानक रूप में। समीकरण जब दिया रहे, समीकरण युग्म क्या दिया रहे? समीकरण युग्म को पहले फर्स्ट कम क्या करना है? मानक रूप में बदल देना है। क्या करना है? उसके बाद जांच लेना है। जांचने क्या तरीका ध्यान दीजिएगा। समांतर अगर है a1 को a2 से भाग दे दीजिएगा। पहला समीकरण का x गुणक को दूसरा समीकरण के x गुणक से क्या करेंगे? और b1 को b2 से भी भाग दे देना। क्या करना है? b1 को b2 से भाग, और c1 को भी c2 से भाग दे देना है। तीनों अगर बराबर आ जाए, तीनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो समझ जाओ कि वो क्या होगा। 1 मिनट, नहीं गलत हम लिख दिए। हाँ तो इसको काट देते हैं, इस जगह कटेगा, ठीक ना। और इसमें होगा वो समपाती वाला में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे p2 बराबर c1 बटे c2। ये अगर हो जाए, तीनों अगर बराबर ही हो जाए, ठीक ना, तो समझ जाओ बराबर हो गया तीनों कि जीवन भर चलने वाला, ये संग संग चलने वाला है, इसलिए तीनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत? ये समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर पहला ठो गुणक x का गुणक और y का गुणक तो बराबर हो जाए, लेकिन अचर पद का x का गुणक का अनुपात y का गुणक का अनुपात बराबर हो गया, लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर नहीं हो, तब इसको क्या कहेंगे कि ये समांतर रेखा युग्म है। अर्थात इस समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे दोनों समीकरण का, तो निश्चित रूप से समांतर रेखा प्राप्त होगी। बात बुझे? और अगर दिख रहा है नीचे, और अगर a1 बटे a2 बराबर नॉट हो b1 बटे b2, अगर शुरुए में बराबर नहीं हुआ, तब समझ जाएंगे कि ये जो है कि दोनों बराबर नहीं हुआ, मतलब ये अद्वितीय हल वाला है, अविरोधी हल वाला है, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका जब भी रेखा खींचेंगे तो कैसा रेखा प्राप्त होगा? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पहचान का रूल है कि गुणांक देख करके हम पहले सबसे पहले समीकरण को मानक रूप में लिख देंगे, और मानक रूप में लिखने के बाद हम गुणांक से भी जांच लेंगे कि ये समांतर रेखा युग्म है कि प्रतिच्छेदी है कि वो समपाती है। बात समझे? अब पूरा यूनिट का सारा रूल खत्म हो चुका है। यहां तक पहले आप समझ लीजिए। पूरा यूनिट का रूल, मैं प्रश्नावली का नहीं बता रहा हूं, पूरा यूनिट का रूल खत्म हो गया। इससे नया आपको रूल नहीं मिलने वाला है आपको। तो एक बार फिर एक्सप्लेन करूं। मैं क्या बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी होंगे तो चर का घात कितना होगा? तभी तो रैखिक नाम है। रैखिक क्यों नाम आया? क्योंकि इस समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। रैखिक समीकरण किसी समीकरण को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जब ग्राफ हम खींचेंगे तो कैसा प्राप्त होगा? इसीलिए उसका नाम क्या है? रैखिक समीकरण। क्या नाम है? और आगे मैं बता दूं कि समीकरण का हल दो विधि से किया जाता है। एक तो ग्राफीय विधि से, जिसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम क्या है? और दूसरा किस विधि से होता है? इस बीजगणितीय विधि से हल कैसे करेंगे, इसका भी 3 तरीका बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। ये बीजगणित एक विधि से हल हम करने के योग्य है कि इस विधि से हम हल कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं कि ये समीकरण युग्म समपाती होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। अगर संगत है तो वो प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। संग किया तो संग क्या किस तरह? जीवन में एक ही बार संग किया कि जीवन भर संग किया? बात बुझे? अगर एक ही बार संग करेगा तो क्या ठो हल होगा? और उसका नाम क्या हो जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी समीकरण भी कह देंगे समीकरण को ना। और अगर जीवन भर संगे संग करे तो उसका नाम क्या हो जाता है? समपाती। तुझे जीवन भर संग में पाती हूं इसलिए तू मेरा समपाती। दोनों एक दूसरे का समपाती ना। और समपाती का हल कितना होगा? अनेक हल होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हुआ हमारा ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये ज्योमेट्रिकल विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड, सॉरी ये अलजेब्रिकल मेथड जो है, बीजगणितीय विधि से सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन करने का भी कई तरीका है, जिसमें से 3 तरीका हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक ना, जब यहाँ पहुँचेंगे तब। तो क्या लंबा हो गया, थक गए? क्यों, एक्सरसाइज में जा सकता हूँ? अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तुरंत साफ करो बोर्ड। समय थोड़ा ओवर हो गया, आप लोग का ये टिफिन टाइम हो गया है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा आगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।